Hello everyone, good afternoon. Is the audio, video, everything clear? Are we live, guys? Give me a thumbs up. Hello everyone, give me a thumbs up. Is the audio and video everything clear? Tell me. Yes ma'am. चलो, लास्ट लेक्चर होमवर्क दिया था मैंने. बहुत सारे बच्चों ने मुझे लिख के भेजा था. सारी डेफिनेशंस एक बार आप लोगों को मैंने लिखने बोली थी एंड अ लॉट ऑफ यू रोट एंड सेंट मी ऑल्सो. कोई है जिसने नहीं लिखा है? मेरे ध्यान में जो भी लाइव स्टूडेंट्स थे, आई गेस ऑलमोस्ट सब ने लिख के फोटो क्लिक करके भेजा ही था. आई होप इट वॉज यूजफुल. आप अपने आप से रिकॉल कर पा रहे थे चीजों को. बोलो यस. हाँ, चलो. अब आज हमको स्टार्ट करना है अपना नया चैप्टर नंबर 2. तो मैम जो इंपॉर्टेंट टर्म्स करवाया था वो मॉड्यूल में कोई अलग से चैप्टर नहीं है. अब वो जो सारे टर्म्स हमने पढ़ लिए हैं कि सप्लायर कौन, रेसिपिएंट कौन, कंसिडरेशन क्या होता है, गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होता है, अब वो आगे हम जो चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं ना, उसमें ये सब अब आपको यूजफुल रहने वाला है. तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो कोई चैप्टर नहीं था, वो सिर्फ सारा बेस था, इंट्रोडक्शन था, फाउंडेशन था. आज अपन को चालू करना है चैप्टर 1. तो ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था, वो तो शुरू में हो गया था. नाउ वी स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2 अकॉर्डिंग टू योर ICAI मॉड्यूल विच इज सप्लाई अंडर GST. बोलो सप्लाई GST में क्या है? सप्लाई क्या है GST में? मैम सप्लाई है GST का एकमात्र कॉम्प्रिहेंसिव टैक्सेबल इवेंट, यानी जहां सप्लाई होगा वहीं पे GST अप्लाई हो सकता है. अगर इनकम ही नहीं होगी तो मैम इनकम टैक्स तो लग ही नहीं सकता. बस वैसे ही अगर सप्लाई ही नहीं होगी तो फिर GST तो कभी लग ही नहीं सकता है. इसीलिए अब चैप्टर नंबर 2 में हम सिर्फ यही समझने वाले हैं कि कहां पे सप्लाई होगा और कहां पे सप्लाई नहीं होगा. चलो शुरू करेंगे S से 7, S से सप्लाई. कैसे याद करने का? S से 7, S से सप्लाई, सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई. चलो बोलो मेरे साथ सब लोग, S से 7, S से सप्लाई, सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई. अब बताओ ये सेक्शन 7 कौन से एक्ट का होगा? CGST, SGST, IGST, कौन से एक्ट का होगा ये सेक्शन 7? मैम आपने हमको शुरू में ही बता दिया था कि अनलेस आप हमें अदरवाइज बताओ, हमेशा आप जो भी सेक्शन पढ़ाओगे वो कौन से एक्ट का होगा? मैम वो सेक्शन CGST एक्ट का ही होगा. तो हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? CGST एक्ट का सेक्शन नंबर 7 विच इज S से 7, S से सप्लाई, सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई. अब देखो इसके अंदर हमको 4 सबसेक्शन पढ़ने हैं. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग मुझे पूछोगे, क्या मैम सेक्शन नंबर लर्न करना जरूरी है क्या? क्योंकि हम तो अभी तो सेक्शन 7 से चालू कर रहे हैं, अपने कोर्स में तो सेक्शन 52 तक है. 7 से 52 तक सारे सेक्शंस मैम अपने सिलेबस में एप्लीकेबल है. इनफैक्ट सीए फाइनल पे आओगे तब तो 100 से भी ज्यादा सेक्शंस है जो अपने सिलेबस में एप्लीकेबल है. तो मैम ऐसे केस में क्या हमको सारे सेक्शन नंबर याद रखने पड़ेंगे? और ये तो सिर्फ सेक्शन है, इसके अंदर सब में 4-4, 5-5 सबसेक्शन भी होंगे. द आंसर इज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो आपको लर्न करना जरूरी नहीं है. मतलब एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप सेक्शन नंबर कोट करो, आप सीधा एज पर प्रोविजंस ऑफ CGST एक्ट करके भी अपना आंसर चालू कर सकते हो. हाउएवर मेरी पूरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपको कोई कोई टेक्निक देके बार बार रिविजन करवा के कैसे ना कैसे सेक्शन नंबर्स लर्न करवा दूं. क्यों? एग्जाम में लिखने हैं इसीलिए नहीं, आपका रिवीजन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा. इसीलिए अगर आपको सेक्शन नंबर याद होगा ना तो आपको बुक की भी जरूरत नहीं है. आप आईज क्लोज करोगे और आपको पूरा वो सेक्शन वाइज जो फ्लो है ना वो दिमाग के सामने आ जाएगा. आपको बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी. अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ ध्यान देके कोशिश करो कि सेक्शन नंबर्स लर्न कर सको, मैं करवाऊंगी आपको. आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, बस आपको अटेंटिव रहना है. जितनी बार, अगर मैं 10 बार भी बोलूं ना, बोलो मेरे साथ, तो घर पे बैठ के बोलने का. लाइब्रेरी में बैठे हैं मैम तो स्क्रिबल करो, रफ शीट लेके बैठो, बस आलस मत करना. तो मैं आपको सब कुछ क्लास में मेरे साथ करवा दूंगी. तो सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई में हमें 4 सबसेक्शन पढ़ने हैं. सबसे पहले सेक्शन 7(1) जो बोलता है सप्लाई इंक्लूड्स. इंक्लूड्स बोले तो सप्लाई में क्या क्या आएगा ये हमें सेक्शन 7(1) बताता है. जैसे ही हम इंक्लूड्स पढ़ने गए तो तुरंत से भाग के आया सेक्शन 7(2). अरे रुको 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 रुको, मैंने बोला क्या हो गया भाई? बोला सप्लाई एक्सक्लूड्स.
यानी सबसे पहले सेक्शन 7(1) सप्लाई इंक्लूड्स, सेक्शन 7(2) सप्लाई एक्सक्लूड्स। उसके बाद 7(3) सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन का सेक्शन है, अभी ही पढ़ के खत्म करेंगे। सेक्शन 7(3) क्या बोलता है? गवर्नमेंट के पास पावर है। सेक्शन 7(3) बस एक एम्पावरिंग सेक्शन है जिसने गवर्नमेंट को पावर देके छोड़ दिया। गवर्नमेंट चाहे जब इस पावर को यूज करके नोटिफिकेशंस को इशू कर सकता है। क्या पावर दिया मैम? सेक्शन 7(3) ने गवर्नमेंट को ऐसा पावर दिया कि गवर्नमेंट कभी भी चाहे तो किसी भी एक्टिविटी को, ट्रांजैक्शन को नोटिफाई कर देगी कि आज से ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, या आज से ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है। क्या बोला? सेक्शन 7(3) गवर्नमेंट को पावर देता है कि काउंसिल के रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस इशू कर सकती है। मैम किस बारे में? मान लो नॉर्मली अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने ये बॉटल बेचा, तो आप क्या बोलोगे? मैम ये तो गुड्स का सेल हुआ। अगर गवर्नमेंट चाहे तो 7(3) का पावर यूज करके ऐसा नोटिफिकेशन ला देगी कि भाई आज के बाद किसी ने भी बॉटल बेची ना तो उसको गुड्स मत मानना, उसको सर्विस मानना। मान लो टीचिंग एक सर्विस है, गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन लाके बोल देगी कि आज से उसको गुड्स मानना, सर्विस मत मानना। तो ऐसा एक 7(3) का सिर्फ पावर है जो गवर्नमेंट के पास है। दैट इज ऑल। सेक्शन 7(3) खत्म हो गया। बस सेक्शन 7(3) इतना ही, एक ही लाइन का सेक्शन है जो ऐसा बोलता है गवर्नमेंट के पास पावर है कि गवर्नमेंट काउंसिल के रिकमेंडेशन पे नोटिफाई कर सकती है क्या, कि आज से इस ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स मानना, सर्विस मत मानना, या सप्लाई ऑफ सर्विस मानना, गुड्स मत मानना। उसके बाद एक हमें पढ़ना होता है सेक्शन 7(1)(a) जो बाद में इंसर्ट हुआ था, इसलिए ऐसा 1(a) करके गवर्नमेंट ने इसको इंसर्ट किया। सेक्शन 7(1) बोला सप्लाई इंक्लूड्स, ठीक है। इंक्लूड्स से अपन को ये तो पता चल जाएगा कि क्या सप्लाई है, फिर वो गुड्स का सप्लाई है कि सर्विस का सप्लाई है, उसका एक हमको पूरा लिस्ट सेक्शन 7(1)(a) रीड विद शेड्यूल 2 में दे रखा है। अभी कुछ पढ़ाया नहीं है, सब कुछ पढ़ाऊंगी आपको, सिर्फ सेक्शन नंबर्स का ओवरव्यू एक बार मेरे साथ दे रही हूं कि हमको सप्लाई के चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। हमें सप्लाई के चैप्टर में पढ़ना है S से 7, S से सप्लाई, S से 7, S से सप्लाई। सेक्शन 7 का नाम क्या है? स्कोप ऑफ सप्लाई। 7(1) क्या बोलता है? चलो फटाफट मेरे साथ लिखोगे क्या कमेंट सेक्शन में? हाँ मैम। 7(1) क्या बोलता है? 7(1) बोलता है सप्लाई इंक्लूड्स। तो 7(2) बोलता है अरे नहीं नहीं रुको रुको, सप्लाई एक्सक्लूड्स, कि इसको तो सप्लाई मानना ही मत। 7(3) सिंपली क्या बोलता है? पावर। बस 7(3) क्या बोलता है? गवर्नमेंट के पास पावर है कि कभी भी गवर्नमेंट इस पावर को यूज करके किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन को नोटिफाई कर सकती है कि आज से इसको अपन गुड्स मानेंगे, सर्विस नहीं मानेंगे, या आज से अपन इसको सर्विस मानेंगे, गुड्स नहीं मानेंगे। और एक और सेक्शन जो अपन को पढ़ना होता है विच इज सेक्शन 7(1)(a) जो बोलेगा कि भाई एक शेड्यूल 2 का लिस्ट पढ़ना। वो लिस्ट क्या है? लिस्ट सिंपली हमको ये बताता है कि गुड्स क्या है और सर्विस क्या है। अभी अपन एक एक करके क्या करेंगे। 7(1)(a) में सिंपली ऐसा बोल देने का शेड्यूल 2, 7(1) में शेड्यूल 2 का लिस्ट जो बोलेगा कि गुड्स क्या है और सर्विस क्या है। बस ये 4 सेक्शंस अपन को पढ़ने हैं और पूरा सप्लाई का चैप्टर खत्म। चलो अभी मैं आपको नोट्स वोट्स कुछ भी नहीं दिखा रही, अपन स्टार्टिंग से पूरा लिख रहे हैं। आपको क्या करना है, एक पेपर लो और एक पेन लो, मेरे साथ साथ एक बार सिर्फ सुनो, फिर जब मैं सेकेंड टाइम करवाऊंगी ना तब मेरे साथ आपको लिखना है। फेयर में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको हैंड रिटन बुक तो मिली है, मिल जाएगी, अगर नहीं मिली है तो जिसके भी अभी तक नहीं मिला है बुक का पार्सल, बुक प्रिंट में जा चुकी है तो 2-3 दिन में आपके घर भी पहुंच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बुक आपके पास है जिसमें सारी चीजें लिखी हुई है। मेरे साथ क्लास में बस एक बार स्क्रिबल करना ताकि चीजें दिमाग में रहे। अभी तो कुछ भी नहीं करना है, नेक्स्ट 15-20 मिनट्स आपको कुछ नहीं करना है, फिर जब बोलूंगी तब मेरे साथ स्क्रिबल करना। चलो अभी सब बंद करके खाली इधर ध्यान दो। किधर ध्यान दे मैम? आप पे नहीं, मेरे पे ध्यान दे के क्या करोगे? लेक्चर पे ध्यान दो। चलो तो सेक्शन 7(1) बोलता है सप्लाई इंक्लूड्स। सप्लाई में क्या क्या आ जाएगा, किस किस को अपन सप्लाई मान लेंगे, इसको समझने के लिए अपन इसके 2 पार्ट कर देते हैं। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन इसके 2 पार्ट करते हैं। एक होता है विथ कंसिडरेशन, या अपन बोल सकते हैं इफ फॉर अ कंसिडरेशन, और दूसरा होता है विदाउट कंसिडरेशन। ये कंसिडरेशन क्या था? कंसिडरेशन क्या था? लास्ट लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि भाई गुड्स या सर्विसेज को लेने के लिए रेसिपिएंट जो भी पेमेंट करता है, चाहे मनी टर्म्स में करे, अदर देन मनी टर्म्स में करे, कुछ करने ना करने के लिए पेमेंट करे, खुद से करे, किसी और से करवा दे, जो भी है, गुड्स या सर्विसेज जो मिली है उसके सामने अगर कुछ दिया जा रहा है तो उसे कंसिडरेशन कहते हैं।
तो हम बोलेंगे कि विद कंसिडरेशन सप्लाई कैसे हो सकता है और विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई कैसे हो सकता है। अब सबसे पहले अपन को समझना है एक गोल्डन रूल। गोल्डन रूल बोलता है नो कंसिडरेशन नो सप्लाई। मैम ये कहीं पे लिखा है क्या? नहीं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। कहीं एग्जाम में लिख के मत आ जाना गोल्डन रूल करके, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। नो कंसिडरेशन नो सप्लाई मतलब जनरली अगर कभी कंसिडरेशन नहीं होगा तो उस चीज को अपन सप्लाई नहीं मानेंगे। पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ विदाउट कंसिडरेशन वाले पार्ट में अपन 4 एक्टिविटीज पढ़ेंगे। ओनली 4 एक्टिविटीज अंडर जीएसटी जो बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई होगी। सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज अपन पढ़ने वाले हैं जो जीएसटी में बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई होगी। उसके अलावा कभी भी कोई भी बोल दे कि भाई कंसिडरेशन नहीं था और ऐसा ऐसा किया है, आंख बंद करके बोल देने का, इट इज नॉट अ सप्लाई। ठीक है, ये 4 चीजें अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे। मतलब मानो मुझे पानी पीना था, मैंने मेरे छोटे भाई को बोला ओए जा मेरे लिए पानी लेके आ, उसने मुझे पानी लाके दे दिया। क्या ये एक सर्विस हुई? हाँ मैम, मेरे कहने पे उसने मुझे कुछ करके दिया, ये तो एक सर्विस हुई। लेकिन क्या मैंने उसको कोई कंसिडरेशन दिया? नहीं मैम। तो क्या अपन इसको जीएसटी में एक सप्लाई मान लेंगे क्या? नहीं मैम। यही अगर मैं बोलती भाई मैंने क्या किया, मैंने एक पर्सन को हायर ही कर लिया है, हमारे घर में 50-60 जन रहते हैं, सबको बार बार पानी लगता है, हमने एक स्टाफ रख दिया, जैसे कि ऑफिस में हमने एक स्टाफ रख दिया, कोई भी आए किसी को भी कोई भी, बस उसका एक ही काम है सबको पानी पिलाते रहने का। तो बोलो जब वो हमें ऐसे पानी पिलाएगा तब क्या वो सर्विस दे रहा है? हाँ मैम। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे कि हमेशा हमेशा नॉर्मली नो कंसिडरेशन नो सप्लाई होता है। नॉर्मली नो कंसिडरेशन नो सप्लाई होता है, लेकिन पर्टिकुलरली हम 4 चीजें ऐसी पढ़ेंगे जो बिना कंसिडरेशन के भी जीएसटी में सप्लाई होती है। ठीक है, वो अपन बाद में देखते हैं। तो अब अपना जनरल रूल क्या बोलता है विद कंसिडरेशन, कि भाई कंसिडरेशन के साथ तो ये जो होगा ना वो सब सप्लाई ही होने वाला है। तो लेट अस सी व्हाट 7.1 अपन पढ़ रहे हैं सप्लाई इंक्लूड्स, उसमें 7.1 क्लॉज ए याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो ऐसा क्लॉज नंबर याद करना जिंदगी में भी जरूरी नहीं है। आपको एग्जाम में कुछ भी कोट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं तो पढ़ा रही हूं क्लास में तो ऑफकोर्स आपको क्लॉजेस के साथ ही पढ़ाऊंगी। तो सेक्शन 7.1 ए बोलता है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। बोलो सप्लाई किसका होगा तो जीएसटी लगेगा? किस चीज का सप्लाई कर दूं तो मुझे जीएसटी लग जाएगा? मैम गुड्स और सर्विस का। परफेक्ट। तो हम बोलेंगे ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज, या तो बोथ। मान लो गुड्स दिया सर्विस दिया या दोनों दिया। क्या बोला? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ इंक्लूडिंग। अब फॉर्म्स ऑफ सप्लाई क्या क्या हो सकता है? मैम सप्लाई में क्या क्या आ सकता है? सप्लाई में आ सकता है सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, सब कुछ सप्लाई ही तो है। मानो मैंने ये बॉटल आपको बेच दी, सेल कर दिया, सप्लाई हो गया। बेची नहीं, मैंने बोला एक काम करो 10 दिन के लिए यूज करने ले जाओ, पर यूज करने के लिए मैं पर डे 20 रुपीज लेने वाली हूँ, तो ऐसे केस में मैंने आपको बॉटल बेची नहीं है पर बॉटल ट्रांसफर करी कि आप मुझे यूज करके वापस दे देना, तो भी सर्विस हो गया। या मान लो मैंने आपको कैलकुलेटर के बदले मोबाइल दे दिया, तो ये क्या हो गया? बार्टर हो गया। एक्सचेंज क्या होता है? मान लो पुरानी गाड़ी थी 7 लाख में बिक रही थी, नई गाड़ी हमने खरीदी 15 लाख की, तो एक्सचेंज में पुरानी गाड़ी दे दी, थोड़ा सा पैसा दे दिया और नई गाड़ी ले ली। तो सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस मतलब मैम मान लो मुझे कहीं पे कुछ काम करने की परमिशन चाहिए, तो वो परमिशन लेने के लिए मैंने कोई पेमेंट कर दिया, लाइसेंस लेने के लिए मैंने कोई पेमेंट कर दिया, वो भी एक सप्लाई हो गया। देन उसके बाद रेंट, रेंट समझ में आता है। मान लो कि लैंड बिल्डिंग है, हमें पता है कि लैंड बिल्डिंग जीएसटी के परव्यू से बाहर है, लेकिन लैंड बिल्डिंग किसी को रेंट पे देना, मैम उस पे तो जीएसटी लगेगा। लीज, मैम रेंट और लीज में क्या फर्क है? रेंट पीरियोडिक होता है, लीज लॉन्ग टर्म हो सकता है। फिर डिस्पोजल, सीधा बेच देना, स्क्रैप में कर देना, कुछ भी करना, क्या ये सारी चीजें सप्लाई होती है क्या? हाँ मैम। तो हम बोलेंगे कि अगर कंसिडरेशन के लिए कुछ भी किया है, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहाँ पे? कंसिडरेशन के लिए किया है। मान लो युक्ति मेरे घर आई थी, उसको ये बॉटल बहुत पसंद आ गई, उसने बोला मैम 10 दिन के लिए ले जाऊं, मैंने कहा ऐसा क्या पूछ रही है, जा ले जा। तो भाई ऐसे केस में मैंने युक्ति को बॉटल ट्रांसफर किया है, पर क्या वो कंसिडरेशन के लिए था? नहीं। तो क्या उस पर जीएसटी लग जाएगा? नहीं। क्या वो सप्लाई होगा? नहीं। हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी फॉर्म्स ऑफ सप्लाई हो रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, कुछ भी हो सकता है।
वो किसके लिए होना चाहिए? कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए। मेड और अग्रीड टू बी मेड बाय अ पर्सन। बोलो पर्सन मतलब क्या? सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन? नहीं मैम, अब तो आपने हमको पर्सन की डेफिनेशन भी पढ़ा दी है कि पर्सन में सिर्फ इंडिविजुअल नहीं आता, एलएलपी, कंपनी, एओपी, बीओआई, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ, सब कुछ पर्सन में आ जाता है। तो हम बोलेंगे मेड और अग्रीड टू बी मेड बाय अ पर्सन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसे हम सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 7(1), सप्लाई इंक्लूड्स। सेक्शन 7(1) ने क्या बोला? पहले अपन पढ़ेंगे कि कंसिडरेशन के साथ क्या क्या सप्लाई हो सकता है। तो मैम जनरल रूल तो सिंपली यही बोलता है कि कंसिडरेशन के साथ गुड्स या सर्विसेज का किसी भी फॉर्म ऑफ सप्लाई हो जाए। फॉर्म ऑफ सप्लाई क्या क्या हो सकता है मैम? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, सब कुछ। जो कौन कर रहा है? कोई पर्सन कर रहा है ना। पर्सन मतलब सिर्फ इंडिविजुअल होता है क्या? नहीं मैम, वो सारा पर्सन का डब्बा अपन ने देखा था, सब लोग पर्सन ही है। अगर उन्होंने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी सप्लाई कर लिया तो वो जीएसटी में क्या बन जाएगा? सप्लाई बन जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या लास्ट लेक्चर में हमने कंसिडरेशन पढ़ लिया था? हाँ मैम। सप्लाई वर्ड समझा था? हाँ मैम। गुड्स समझा, सर्विस समझा, पर्सन समझा और बिजनेस भी समझ लिया। इस लाइन में जो भी वर्ड्स यूज हो रहे हैं, क्या आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग पता है? जल्दी से बोलो। डेफिनेशन पहले क्यों पढ़ाई थी? ताकि आपको ये सारे वर्ड्स समझ में आने लग जाए। मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे जितने भी वर्ड्स लिखे हैं, टेल मी एवरीवन, क्या आप सबको इन सारे वर्ड्स का मीनिंग पता है क्या? So here we are saying that with consideration all forms of supply किसका? Of goods services both का, including sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposal, made or agreed to be made by a person in course furtherance of business। ये क्या हो जाएगा? सप्लाई अंडर जीएसटी हो जाएगा। ठीक है मैम, चलिए उसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन 7(1)(b। अभी अपन विथ कंसिडरेशन वाले पार्ट में ही है, मतलब ये जो भी हो रहा है, एक चीज तो दिमाग में सेट करके रखना कि जो भी हो रहा है सब कंसिडरेशन के साथ ही हो रहा है, वही चीज अपन पढ़ रहे हैं। अब 7(1)(b बोलता है, मानो आपने करा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंडिया के बाहर से अगर सर्विस इंपोर्ट कर लिया है, फिर वो चाहे बिजनेस पर्पस के लिए हो चाहे पर्सनल पर्पस के लिए हो, लेकिन अगर वो कंसिडरेशन के साथ है ना, तो उसको भी हम जीएसटी में क्या मान लेंगे? सप्लाई मान लेंगे। क्या बोला? अगर हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है, कंसिडरेशन के साथ किया है, तो फिर चाहे बिजनेस पर्पस के लिए किया हो चाहे पर्सनल पर्पस के लिए किया हो, उसको हम हमेशा सप्लाई ही मान लेंगे। क्या आप में से कोई मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? मैम यहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्यों आया, इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्यों नहीं आया? मैम सिर्फ इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में प्रोविजन क्यों समझाया है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में क्यों नहीं समझाया? एनीवन? फर्स्ट लेक्चर में आपको हल्का सा हिंट दिया था मैंने इस पॉइंट को लेके, याद है किसी को? मैम गुड्स का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, गुड्स का जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है वो कस्टम्स एक्ट के हिसाब से होता है। क्या बोला? गुड्स का जब भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो कौन से एक्ट के हिसाब से करते हैं? कस्टम्स एक्ट के हिसाब से करते हैं। यहाँ पे सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर होता है तो हम बोलेंगे कि ये सारी चीजें जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग हो जाएगी। देखो गुड्स भी जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो जीएसटी लगता है, अब वो कैसे लगेगा, क्या लगेगा, सब अपन सीए फाइनल लेवल पे पढ़ेंगे। कस्टम्स के साथ जीएसटी भी लगता है, पर उसके जो डिसाइडिंग पावर्स है ना, वो सारे कस्टम्स एक्ट के पास है। वैसे सर्विसेज को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पे कस्टम ड्यूटी लगती ही नहीं है, कस्टम का कोई हाथ ही नहीं है, इसलिए उसके पूरे के पूरे प्रोविजंस कहाँ दे रखे हैं? जीएसटी एक्ट में दे रखे हैं। तो अगर हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर लिया है, फिर वो चाहे बिजनेस पर्पज से हो चाहे पर्सनल पर्पज से हो, हमेशा उसको अपन क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर कोई चीज गुड्स या सर्विस है और वो सेक्शन 7(1) के अकॉर्डिंग अगर सप्लाई बन जाती है, तो फिर क्या कंपलसरी हो गया कि उसके ऊपर जीएसटी लग ही जाएगा? टेल मी। अगर कोई चीज गुड्स या सर्विस है, डेफिनेशन के हिसाब से अपन को क्लियर है, सेक्शन 7(1) के हिसाब से अब वो सप्लाई भी बन गया, तो क्या ये चीज फाइनल हो गई है कि उसके ऊपर अब जीएसटी लग ही जाएगा? द आंसर हियर इज नो मैम। क्यों?
मैम अगर कोई चीज गुड्स या सर्विस है और सप्लाई भी बन गई ना, तो भी उसके बाद अभी हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। तो हो सकता है कि ये वाली सर्विस, ये वाले गुड्स को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया हो, जीएसटी में एग्जेम्प्ट कर दिया हो और उसके ऊपर जीएसटी ना लगे। तो आज मैं जब ऐसा बोल रही हूं कि मैं पर्सनल पर्पस से, अगर मैं पर्सनल पर्पस से सर्विसेज को इंपोर्ट कर रही हूं तो वो सप्लाई तो बन जाएगा, पर क्या उसके ऊपर जीएसटी लगता है? बच्चों को ये डाउट आता है मैम उस पर जीएसटी क्यों लगना चाहिए? तो समझना, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जीएसटी को कई जगह पे एग्जेम्प्ट किया है, जो अपन कहां पढ़ने वाले हैं, एग्जेम्पशन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी अपन सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि सप्लाई क्या है। कोई चीज सप्लाई बन गई ना, मतलब अब चांस है उस पे जीएसटी लगने का। अगर वो सप्लाई ही नहीं बनी तो जीएसटी तो लग ही नहीं सकता। तो कभी भी ये मत समझना कि सेक्शन 7(1) हमको ये बता रहा है कि जीएसटी किस किस पे लगेगा। सेक्शन 7(1) हमको ये बता रहा है कि सप्लाई क्या क्या है। सप्लाई है और कहीं पे और एग्जेम्पशन अगर नहीं है तो अपन बोलेंगे कि ऑटोमेटिकली इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। ये अभी लास्ट पॉइंट जो मैंने समझाया, बोलो इसमें कोई डाउट है कि क्लियर हुआ? ये बच्चे पूछते कि मैम अगर पर्सनल पर्पस से कोई सर्विस इंपोर्ट कर लिया तो क्यों गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया है? मैंने कब बोला जीएसटी लगाया? मैंने बोला सप्लाई हुआ है। अब मान लो जैसे आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो नेटफ्लिक्स तो मैम इंडिया के बाहर का है, इंडिया का है नहीं, लेकिन नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेने पे अपने को जीएसटी लगता है क्या? हाँ मैम। क्यों? क्योंकि उसको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट नहीं किया। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई इंडिया के बाहर से इंडिया में आप ये ऐसा नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वगैरह चीजों का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो भरो ना जीएसटी। इन लोग को बोलते हैं कि तुम जीएसटी भरो भाई कलेक्ट करके यहाँ के लोगों से। लेकिन वहीं अगर किसी और पर्सनल पर्पस से मैंने कोई और सर्विसेज वगैरह इंपोर्ट करी है तो उनके बारे में गवर्नमेंट ने अपने को एग्जेम्पशन दे रखे हैं। मान लो मेरा घर बन रहा था और पर्सनल पर्पस से अपने घर के लिए मैंने इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज इंपोर्ट कर ली मान लो बाहर से, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा वो अभी मैं आपको पढ़ा ही नहीं रही हूं, मैं आपको पढ़ा रही हूं कि वो सप्लाई है कि नहीं है। ठीक है, तो 7(1) का फर्स्ट पार्ट जो अपन पढ़ रहे हैं विथ कंसिडरेशन वाला, तो उसमें 7(1) क्या बोलता है? 7(1) बोलता है कि भाई ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, किसका? गुड्स, सर्विसेज या बोथ का। क्या क्या हो सकता है? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, कुछ भी हो सकता है। कौन करने वाला है? मेड, अग्रीड टू बी मेड बाय अ पर्सन। कैसे? इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो वो जीएसटी में क्या बनेगा? सप्लाई बनेगा। सेकेंड, अगर कंसिडरेशन के लिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो चुका है, फिर चाहे बिजनेस पर्पस हो चाहे पर्सनल पर्पस हो, ऑलवेज उसको अपन सप्लाई मानेंगे। उसके बाद पहले तो ये दो ही क्लॉजेस हुआ करते थे, फिर गवर्नमेंट ने इंसर्ट करा था सेक्शन 7(1) बाद में अमेंडमेंट करके। ये क्या बोलता है? कोई भी पर्सन जो इंडिविजुअल नहीं है, कोई भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, मतलब मैम कौन हो सकता है? मान लो कोई क्लब है, कोई एसोसिएशन है, फर्म है, ऐसे कोई भी पर्सन जो इंडिविजुअल नहीं है, वो अगर अपने खुद के मेंबर या अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ कोई एक्टिविटी, कोई ट्रांजैक्शन करते हैं जिसके लिए वो लोग कोई भी कैश या पेमेंट या कुछ भी कंसिडरेशन ले लेते हैं, तो उसको भी जीएसटी में सप्लाई माना जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मानो आपके लोकेलिटी में कोई क्लब है, क्या बताओ मेरे को? आपके आसपास कोई सॉरी आपके आसपास कोई फेमस क्लब वगैरह होगा क्या? एक क्लब यानी वो ऐसा घूमने फिरने वाला, नाचने वाला क्लब नहीं रहे, जैसे कि रोटरी क्लब हो गया, जैसे अहमदाबाद में राजपथ क्लब था, वाईएमसीए क्लब था जब मैं वहां रहती थी। तो भाई ऐसे कोई क्लब्स, एसोसिएशंस होंगे ना आपके आसपास, जिसमें अगर आपको मेंबर बनना है तो कहीं कहीं पे 1-1, 2-2, 3-3 लाख का क्या होता है? फीस होता है उसका मेंबर बनने के लिए। तो ऐसे केस में हुआ क्या है? बेसिकली वो क्लब भी अपने आप में जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वो फर्म भी अपने आप में जीएसटी में रजिस्टर्ड होगी। तो उसने किया क्या? बेसिकली उसने अपने खुद के ही मेंबर या कॉन्स्टिट्यूएंट से पैसा ले लिया। क्यों? क्योंकि सामने उसको क्लब का मेंबर बनने दे रहे हैं, क्लब की जो एक्टिविटीज है, क्लब के जो बेनिफिट्स है वो एंजॉय करने दे रहे हैं। तो इसको भी अपन क्या मान लेंगे? जीएसटी में सप्लाई मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे कंसिडरेशन होना चाहिए, तो चाहे कैश दो, डेफर्ड पेमेंट दो, कुछ भी कंसिडरेशन दो, पर अगर कंसिडरेशन दिया है आपने जस्ट एक क्लब या पार्ट या सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए, तो वो भी जीएसटी में क्या बन जाता है? सप्लाई बन जाता है। मतलब मान लो अगर आप कोई हाउसिंग सोसाइटी में रहते हो, तो क्या सोसाइटी भी एक पर्सन है? हाँ, जो अपने आप में जीएसटी में अलग से रजिस्टर्ड होगी। मान लो अब आप सोसाइटी के ही मेंबर हो, आप सोसाइटी को अगर मेंटेनेंस देते हो, तो क्या वो भी सप्लाई होता है क्या? हाँ मैम। जीएसटी लगता है नहीं लगता है वो नहीं समझा रही हूँ,
हूँ। सप्लाई होता है क्या? हाँ मैम, छोटे छोटे से मेंटेनेंसेस। अब आप सोचोगे कि मैम नहीं मैम, हम तो हमारे फ्लैट में मेंटेनेंस भरते हैं, उस पर तो जीएसटी नहीं लगता है। तो देखो, अगर कम होता है ना मेंटेनेंस का अमाउंट, तो जीएसटी गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट करा है। ज्यादा मेंटेनेंसेस के ऊपर जीएसटी लगता है, वो सारी लिमिट्स अपन एग्जेम्पशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सोसाइटी कौन बनाया? अपन सब मिलके। क्लब कौन बनाया? अपन सब मिलके ही तो बनाए। फिर भी गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन में ऐसा बोल दिया कि भाई देखो, जो मेंबर्स है ना, जो मिलके क्लब बना रहे हैं, वो मेंबर अलग एंटिटी है और क्लब एक अलग एंटिटी है। दोनों को सेम नहीं मानने का, दोनों को सेम पर्सन नहीं मानने का। इसलिए अगर इन दोनों के बीच में भी कैश या पेमेंट या किसी भी कंसिडरेशन से सप्लाई हो जाता है, तो उसको भी जीएसटी में क्या मान लेंगे? सप्लाई मान लेंगे। बोलो, क्रिस्टल क्लियर हुआ? ये अपना विथ कंसिडरेशन वाला पार्ट खत्म हुआ। क्या पढ़ रहे हैं अपन? एस से 7, एस से सप्लाई, सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई। 7.1 हमें सिखाता है कि सप्लाई में क्या क्या आता है। सप्लाई इंक्लूड्स, जिसके अपन दो पार्ट करते हैं, विथ कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। विथ कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन। सबसे पहले विथ कंसिडरेशन में सेक्शन 7.1 क्या बोलता है? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। ऑल फॉर्म्स ऑफ, चलो मेरे साथ रफ शीट में ये आपको लिखना है। रिवीजन कर रहे हैं अपन, एक बार स्क्रिबल करेंगे फटाफट से सब लोग मेरे साथ। कैसा भी लिखो पर लिखो एक बार, क्योंकि बुक तो आपको अच्छे से मिलेगी ही, अभी सिर्फ लर्निंग पर्पस से फटाफट मेरे साथ स्क्रिबल करना है। तो अपन बोलेंगे, आप बस स्क्रीन पे मत देखो, सुनते जाओ और अपने हिसाब से स्क्रिबल करते जाओ। कहीं अटक जाओ तो स्क्रीन पे देखना, मैं आपके साथ लिख रही हूं। चलो, 7.1 सप्लाई इंक्लूड्स विथ कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। 7.1 विथ कंसिडरेशन वाला पार्ट क्या बोलता है? तो ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई किसका होना चाहिए? ऑफ गुड्स सर्विसेज या बोथ का, इंक्लूडिंग। तो ये अब ये फॉर्म्स ऑफ सप्लाई में क्या क्या आ सकता है मैम? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, सब आ सकता है। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, सब क्या है? सप्लाई के ही पार्ट फॉर्म्स है। मेड और अग्रीड टू बी मेड बाई अ पर्सन। मेड और agreed to be made by a person in course furtherance of business। इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसको अपन क्या बोल देंगे? सप्लाई बोल देंगे। तो मान लो अगर मैंने अपनी पर्सनल ज्वेलरी बेच दी, तो मैम अगर बेची है, सामने पैसा मिला, तो कंसिडरेशन है। क्या ज्वेलरी गुड्स है? हाँ मैम। मूवेबल प्रॉपर्टी है। क्या वो एक सेल हुआ? हाँ मैम। क्या मैं एक पर्सन हूं? हाँ मैम। लेकिन क्या मेरा पर्सनल ज्वेलरी बेचना मेरा बिजनेस था? क्या नहीं मैम। तो क्या वो जीएसटी में सप्लाई बनेगा? क्या नहीं मैम। मतलब सारी कंडीशंस एक साथ ओके होती है तो अपन बोलेंगे कि जीएसटी में सप्लाई हो चुका है। उसके बाद अपन बात करेंगे 7.1 की। 7.1 क्या बोलता है? गुड्स को मारो गोली, वो तो कस्टम्स में सीए फाइनल में पढ़ेंगे। तो अभी अपन बोलते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अब वो चाहे बिजनेस पर्पस से हो चाहे पर्सनल पर्पस से हो, अगर पैसा दिया है कंसिडरेशन के साथ इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ है, तो ऑलवेज जीएसटी में क्या बन जाएगा? सप्लाई बन जाएगा। उसके बाद 7.1 क्या बोलता है? 7.1 बोलता है कि कोई भी पर्सन है अदर देन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल तो अपने आप के साथ तो क्या ही ट्रांजैक्शन करेगा, इंडिविजुअल के अलावा कोई पर्सन है, क्या हो सकता है? सोसाइटीज, क्लब्स, एसोसिएशंस, फर्म्स वगैरह है, जो अपने खुद के ही मेंबर या अपने खुद के ही कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जो लोग मिलके कुछ बनाते हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट कहा जाता है। मतलब ये सारे लोग मिलके कोई क्लब बना रहे हैं, सारे लोग मिलके कोई सोसाइटी बना रहे हैं। तो अगर ये पर्सन अदर देन इंडिविजुअल अपने खुद के ही मेंबर या कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ कोई एक्टिविटी, कोई ट्रांजैक्शन कर ले, किसके लिए? कंसिडरेशन के लिए, तो इसे क्या कह दिया जाएगा? इसे भी सप्लाई अंडर जीएसटी कह दिया जाएगा। चलो, सबका स्क्रिबल होके हो जाए मेरे साथ तो कमेंट सेक्शन में मुझे एक थम्स अप दे देना, दिल दिल आगा बम बम इमोजी डाल देना, कुछ भी कर देना कि मैम इतना अपना क्लियर हो चुका है। बताओ। ओके मैम, डन। चलो, अब अपन पढ़ेंगे विदाउट कंसिडरेशन वाला पार्ट। गोल्डन रूल क्या बताया? जल्दी से बताओ मुझे। गोल्डन रूल क्या समझाया मैंने आपको? मैम गोल्डन रूल तो बोलता है नो कंसिडरेशन नो सप्लाई। गोल्डन रूल क्या बोलता है कि अगर कंसिडरेशन नहीं होगा मैम तो सप्लाई नहीं होगा। मान लो चिरायु मेरे पास आया, उसने बोला मैम आपका कैलकुलेटर बहुत मस्त है, मेरे को दे दो ना, मैंने दे दिया।
और कोई कंसिडरेशन इसमें था नहीं, तो बोलो क्या ये सप्लाई होगा? नहीं मैम। और यही मैं इससे पैसे ले लेती, मेरा बिजनेस होता ये, तो क्या ये कंसिडरेशन होता? तो क्या ये सप्लाई बन जाता? हाँ मैम। तो गोल्डन रूल क्या बोलता है? नो कंसिडरेशन नो सप्लाई। हावेवर सेक्शन 7(1)(c) ने बोला कि शेड्यूल 1 में जो भी लिख दिया जाएगा वो सब बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई बन जाएगा। सेक्शन 7(1)(c) ने क्या बोला? शेड्यूल 1 में, जीएसटी में 3 शेड्यूल्स अपन पढ़ेंगे टोटल, तो उसमें अपन बोल रहे कि शेड्यूल 1 में जो भी लिख दिया जाएगा वो सबकी सब चीजें बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई बन जाएगी। और शेड्यूल 1 में अभी तक गवर्नमेंट ने सिर्फ 4 पैराग्राफ डाल रखे हैं, 4 पैराज एज वी कॉल देम। मतलब सिर्फ और सिर्फ 4 ही टाइप के ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो जीएसटी में बिना कंसिडरेशन के भी आज सप्लाई माने जाएंगे। सबसे पहला है उसमें परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट, जिसके ऊपर अपन ने परचेस करते टाइम आईटीसी ले रखा था। क्या बोला? परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट, जिसको परचेस करते टाइम अपन ने उसके ऊपर क्या ले लिया था? आईटीसी ले लिया था। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मेरा ये जो कैलकुलेटर है ना, ये मेरा बिजनेस असेट है। जब मैंने ये कैलकुलेटर को परचेस किया था, मैं इसको टीचिंग के लिए यूज करती हूँ, मेरे बिजनेस के लिए यूज करती हूँ, तो फिर मैंने इसके ऊपर आईटीसी भी ले लिया था, क्योंकि जो भी चीजें आप बिजनेस के लिए परचेस करते हो उन सब पे तो आप जीएसटी में आईटीसी ले सकते हो। तो ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर है ना, सीएफए करते हैं तो ऐसा फाइनेंशियल कैलकुलेटर लगता है, 3-4 हजार का कैलकुलेटर आता है। तो मान लो ये कैलकुलेटर जब मैंने परचेस किया, मैंने इसके ऊपर क्रेडिट ले लिया अपने बिजनेस में। अब क्या हुआ? 1 साल बाद एज चिरायु आया था, उसको कैलकुलेटर पसंद आया, उसने बोला मैम मुझे दे दो। अब चिरायु को कैसे बोलूं कि अरे यार पैसे, मैंने कहा चलो ठीक है ले जाओ। तो मैंने क्या किया? फ्री में विदाउट कंसिडरेशन परमानेंटली मेरा बिजनेस असेट किसी को दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, फेंक दिया, डिस्पोज कर दिया, कुछ भी कर दिया, जिसको परचेस करते टाइम उस पे आईटीसी लिया था। तो आज ऐसा कैलकुलेटर फ्री में भी चिरायु को दे देना, जीएसटी में क्या बन जाएगा? सप्लाई बन जाएगा। मैम किस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, क्या होगा, ये सब आप पढ़ोगे सीए फाइनल लेवल पे। अभी क्या पढ़ना है कि ये एक सप्लाई बन जाएगा। द इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज परमानेंट। मान लो चिरायु ने बोला मैम 15 दिन दो ना, मैं तो थक जाता हूं किसी भी नई चीज से, मुझे 15 दिन दो, 15 दिन मजा आएगा, कैलकुलेटर चलाऊंगा और फिर मैं आपको वापस देके चला जाऊंगा। मतलब अगर वो टेम्पररीली मेरा असेट लेके गया तो वो बिना कंसिडरेशन के सप्लाई नहीं है। अगर वो परमानेंटली मेरा बिजनेस असेट अगर मुझसे दूर हो रहा है, वो भी ऐसा बिजनेस असेट जिसके ऊपर मैंने आईटीसी ले लिया था, तो ऐसे केस में इसको बिना कंसिडरेशन के भी अपन क्या मान लेते हैं? डीम्ड सप्लाई मान लेते हैं। मान लो कोई होल्डिंग कंपनी है जिसने क्या करा है, फ्री में उसके असेट्स वगैरह पड़े थे, वो असेट्स फ्री में अपनी सब्सिडियरी कंपनी को ऐसे ही दे दिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये सब कुछ हो जाएगा बिना कंसिडरेशन के भी जीएसटी में सप्लाई बन जाएगा। आप में से कोई मुझे इसका रीजन बता सकता है कि मैम ऐसा क्यों अगर हमने किसी चीज का आईटीसी ले लिया था और अब अगर हम उसको फ्री में किसी को दे देते हैं तो उसको सप्लाई क्यों बना दिया? टेल मी, एनीवन नोज द रीजन ऑफ दिस? काफी लॉजिकल रीजन है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा सोचोगे तो शायद आपको खुद से भी क्लिक हो जाए। बताओ। देखो, गवर्नमेंट आपको आईटीसी क्यों देती है किसी चीज का? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? बाबा जी याद आ गए। चलो, गवर्नमेंट आपको आईटीसी क्यों देती है? गवर्नमेंट हमें आईटीसी ये सोच के देती है कि इस असेट को यूज करेंगे, जो भी परचेज करा है उसको यूज करेंगे, आउटवर्ड सप्लाई करेंगे, लोगों को माल बेचेंगे और जिनको जो बेचा है उस पे जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देंगे। इसलिए गवर्नमेंट हमें हमारी परचेज पे आईटीसी देती है। अब मान लो मैंने क्या करा, मैंने एक ऐसी शॉप लगाई, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें मैंने परचेस कर ली। मान लो फ्रिज, एयर कंडीशनर, एक टेबल, फर्नीचर, अलमारी, सबके ऊपर आईटीसी लेती गई। क्यों? क्योंकि मैंने तो यही सोचा था ना कि भाई सबको बिजनेस के लिए यूज करूंगी। जैसे ही सबके ऊपर आईटीसी ले लिया, मेरा काम हो गया। मैंने क्या किया? एसी ले गई अपने घर पे, फ्रिज ले गई अपने फ्रिज फ्रेंड को दे दिया, टेबल स्टूडेंट को दे दिया, और ऐसा कर करके सारी एसेट इधर उधर बांट दी। ओ भाई साहब, असेट को पर्सनली बांटने के लिए तुमको आईटीसी दिया था? नहीं। बिजनेस असेट पे आईटीसी क्यों दिया था? ताकि तुम उस बिजनेस असेट को बिजनेस में यूज करो, सप्लाईज करो और गवर्नमेंट को जीएसटी कलेक्ट करके दो। तो ऐसे तो सब लोग क्या करेंगे, पहले असेट को बिजनेस में लाएंगे, आईटीसी ले लेंगे और फिर उसको घर ले जाएंगे परमानेंटली।
तो मैम ये तो गड़बड़ हो गई ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि आप परमानेंटली अगर आपका बिजनेस असेट जिसके ऊपर आप आईटीसी ले चुके हो उसको फ्री में किसी को दे दो, घर ले जाओ, फेंक दो, कुछ भी कर दो, हम तो उसको भी सप्लाई मान लेंगे और फिर उसके ऊपर कैसे जीएसटी लगेगा वो आपको सीए फाइनल लेवल पे पढ़ाएंगे। बोलो रीजन समझ में आया? ऐसा रीजन खासकर कोई समझाता नहीं है, आपको लर्न करवा दिया जाता है, लेकिन अगर रीजन समझ में आ चुका है तो क्या अब लर्न करना इजी हो जाएगा क्या? हाँ मैम। तो सबसे फर्स्ट पैरा शेड्यूल 1 का क्या बोलता है कि बिना कंसिडरेशन के भी अगर ऐसा बिजनेस असेट जिसपे आईटीसी ले रखा है उसको परमानेंटली ट्रांसफर या डिस्पोज कर देते हो तो भी उसको जीएसटी में क्या मानते हैं? सप्लाई मानते हैं। दूसरा पॉइंट बोलता है एक रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन अपने खुद के ही रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई भी सप्लाई कर दे गुड्स या सर्विसेज का फ्री में, वो भी इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उसे भी क्या माना जाएगा? बिना कंसिडरेशन के सप्लाई माना जाएगा। दो क्वेश्चन के आंसर दो। रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं जीएसटी में और डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होते हैं? जब भी मैं बोलूं रिलेटेड पर्सन आपके अंदर से क्या आवाज आनी चाहिए? जब भी मैं बोलूं डिस्टिंक्ट पर्सन आपके अंदर से क्या आवाज आनी चाहिए? टेल मी क्विकली, सुपर फास्ट गाइस। मैम जब भी आप बोलोगे रिलेटेड पर्सन हमारे अंदर से आवाज आ जाती है सोफा कोप्स, और जब भी आप बोलोगे डिस्टिंक्ट पर्सन हमारे अंदर से आवाज आ जाती है सेम पैन सेपरेट रजिस्ट्रेशन, सेम पैन सेपरेट रजिस्ट्रेशन। मतलब मैंने अगर अपने किसी सोफा कोप्स वाले रिलेटेड पर्सन को बिजनेस के कोर्स फर्दरेंस में फ्री में कोई गुड्स या सर्विसेज दे दिया, या मैंने अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को बिजनेस पर्पस से फ्री में कोई गुड्स सर्विसेज दे दिया। मान लो अहमदाबाद ब्रांच ने क्या करा, मुंबई की ब्रांच को फ्री में गुड्स का स्टॉक ट्रांसफर किया ताकि वहां से सप्लाई हो जाए, तो इस वाले फ्री स्टॉक ट्रांसफर को भी जीएसटी में क्या माना जाता है? सप्लाई माना जाता है। चलो एक क्वेश्चन पूछती हूं। मानो मैंने, रिद्धि ने अपने हस्बैंड को लेट्स से एक डायमंड रिंग गिफ्ट कर दी। मैंने अपने हस्बैंड को एक डायमंड रिंग गिफ्ट कर दी, क्या ये सप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू जीएसटी? टेल मी। चलो प्रोविजन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने। रिद्धि गिफ्टेड अ डायमंड रिंग टू हर हस्बैंड, ऑफ कोर्स गिफ्ट है तो फ्री में ही किया है, तो ये जीएसटी में सप्लाई होगा क्या? चिरायु वापस सोचो, युक्ति वापस सोचो। मैम हस्बैंड हमेशा रिलेटेड पर्सन होता है। हस्बैंड यानी स्पाउस, चाहे डिपेंडेंट है चाहे इंडिपेंडेंट है, हमेशा क्या होगा? रिलेटेड पर्सन होगा। ये वर्ड मिस कर दिया आप लोगों ने। अब किसी को अपना आंसर चेंज करना है क्या? एक रिलेटेड पर्सन दूसरे रिलेटेड पर्सन को, या एक डिस्टिंक्ट पर्सन दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई भी गुड्स या सर्विसेज फ्री में दे दे बिना कंसिडरेशन के इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उसे सप्लाई मान लेंगे। वेरी गुड चिरायु, वेरी गुड यशपाल। मैम आपने अपने हस्बैंड को रिंग दिया है आउट ऑफ लव, नॉट आउट ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप, एंड देयरफॉर ऐसा पर्सनल गिफ्ट दिया गया जीएसटी में सप्लाई नहीं माना जाएगा। अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड, एज आई सेड, मेरी अहमदाबाद ब्रांच से मुंबई ब्रांच पे मैंने मान लो स्टॉक ट्रांसफर किया है, तो क्या ये कहीं ना कहीं बिजनेस रिलेटेड हुआ? हाँ मैम। तो अब क्या इसे फ्री में भी जीएसटी में सप्लाई माना जाएगा क्या? यस मैम। बोलो क्या डायमंड रिंग बेचना मेरा बिजनेस है क्या? नहीं मैम। तो फिर ऐसे केस में हस्बैंड को डायमंड रिंग देना इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा। से यस गाइस। ये प्रोविजन क्यों लाए गए हैं? चलो मानो कपड़ों का काम है हमारा, ठीक है। रिद्धि ट्रेडर्स करके मेरा एक क्लोथ स्टोर है, और यहाँ पे लेटस से कि मेहुल ट्रेडर्स करके मेरे हस्बैंड का भी एक क्लोथ स्टोर है। मतलब मैं अपना अलग कपड़ा बेचती हूँ, वो अपना अलग कपड़ा बेचते हैं, ऐसा हम लोग, मैं तो ऐसा जीन्स टी शर्ट टाइप वेस्टर्न कपड़े बेचती हूँ, एंड मेहुल के यहाँ पे शर्टिंग सूटिंग वगैरह के जेंट्स कपड़े मिलते हैं। अब ऐसे केस में मानो कभी इनको नीड थी, तो मैंने अगर अपना कोई कपड़ा फ्री में
अपनी शॉप से मेहुल के शॉप पे भिजवा दिया बिना कंसिडरेशन के, तो बोलो क्या ये सप्लाई माना जाएगा क्या? हाँ मैम माना जाएगा। अब लोग अपने रिलेटेड पर्सन के साथ मिलके कोई भी ट्रांजैक्शन कैसे भी फ्रेम कर सकते हैं जीएसटी को बचाने के लिए। इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई देखो, अगर तुमने तुम्हारे रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन को फ्री में भी सप्लाई कर दिया ना, तो भी हम तो एक वैल्यू जो आप सीए फाइनल लेवल पे पढ़ोगे उस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको सप्लाई मान के और इसके ऊपर आप लोगों से जीएसटी ले ही लेंगे। आप जानो आपने फ्री में दिया कैसे दिया, हम तो उसके ऊपर क्या करेंगे, सप्लाई मान के और जीएसटी ले लेंगे। मैम क्योंकि फ्री में दिया है तो क्या वैल्यू होगी जीएसटी की, उसके लिए आपको आना पड़ेगा मेरे साथ सीए फाइनल लेवल पे। बोलो क्लियर एवरीवन विद द सेकंड नंबर। क्या पढ़ रहे हैं अपन पढ़ रहे हैं सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन सेक्शन 7(1)(c) शेड्यूल 1, जो बोलता है कि सिर्फ 4 ही एक्टिविटी है इस दुनिया में जो बिना कंसिडरेशन के जीएसटी में सप्लाई है। सबसे पहली परमानेंट ट्रांसफर बिजनेस एसेट जिसपे आईटीसी लिया है। दूसरी रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन बिजनेस पर्पस से अपने दूसरे रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई भी गुड सर्विसेज दे देते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीएसटी में सप्लाई बन जाएगा। इसका एक एक्सेप्शन है। मुझे एक बात बताओ, क्या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई क्या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई जीएसटी में रिलेटेड पर्सन माने जाते हैं क्या? टेल मी। नहीं चिरायु, नो। वो तो आप अपने आप से कर रहे हो खुद के लिए, तो कैसे होगा सप्लाई, बताओ मुझे। हाँ मैम, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जीएसटी में रिलेटेड पर्सन होते हैं। अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का तो रिश्ता ही बिजनेस से कनेक्टेड है, बिजनेस नहीं तो उनका क्या रिश्ता, वो तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय तो वैसे भी बिजनेस पर्पज से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। अब सैलरी के अलावा मान लो कभी एम्प्लॉयर खुश हो गया और उसने एम्प्लॉय को क्या कर दिया, कोई गिफ्ट दे दिया। क्या बोला कि भाई सैलरी के अलावा हम बोलते हैं कि एम्प्लॉयर ने खुश होकर एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट दे दिया, तो मैम ऐसे केस में तो फिर ये तो रिलेटेड पर्सन हो गए, कहीं ना कहीं ये लोग तो बिजनेस से रिलेटेड ही है, तभी तो इनका काम हो रहा है। और एक दूसरे रिलेटेड पर्सन को गिफ्ट दे दिया, मैम ये तो सप्लाई बन गया, ये तो सप्लाई बन गया। हाँ, ऐसे केस में हम बोलते हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पूरे साल में 50,000 तक के गिफ्ट्स दे सकता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पूरे साल में 50,000 तक के गिफ्ट्स दे सकता है। लेस देन इक्वल टू 50,000 तक हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। जैसे ही अमाउंट 5,000 से जैसे ही अमाउंट 50,000 से एक्सीड हो जाएगा, मान लो जो गिफ्ट है ना वो 65,000 का था, मान लो जो गिफ्ट है मैम वो 65,000 का था, तो ऐसे केस में सिर्फ 65 माइनस 50 15,000 नहीं, एंटायर 65,000 को ही जीएसटी में सप्लाई मान लिया जाएगा। क्या बोला, 50,000 तक रहो तो सप्लाई नहीं बनोगे, 50,000 के ऊपर गए ना तो पूरा अमाउंट सप्लाई बन जाएगा, नॉट जस्ट जितना ऊपर गया। मतलब ये कोई थ्रेशोल्ड नहीं है कि इसके ऊपर का सप्लाई बनेगा, ये बस एक चेक पॉइंट है। इससे कम है तो सप्लाई नहीं है, इससे ज्यादा है तो पूरा सप्लाई है। तो अगर मैं बोलूं कि गिफ्ट 70,000 का है तो मैम सप्लाई कितने का होगा, 70,000 का होगा, ना कि सिर्फ 20,000 का जो 50,000 के ऊपर है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप भी रिलेटेड पर्सन में आ जाती है जीएसटी में। इसीलिए पर्टिकुलरली उनको एक एक्सेप्शन दे दिया कि भाई अगर एम्प्लॉयर चाहे, तुम्हारा जैसे दिवाली पे गिफ्ट दे दिया, कुछ हो गया ऐसा, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 50,000 तक के गिफ्ट बिना सप्लाई माने दे सकता है। उससे ज्यादा अगर दिया पूरे साल में तो जितना गिफ्ट दिया पूरा एंटायर अमाउंट जीएसटी में क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है मैम। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3। एक प्रिंसिपल ने एजेंट को या एजेंट ने प्रिंसिपल को बिना कंसिडरेशन, यस चिरायु दिस इज पर एम्प्लॉय। मैम हमारी ऑफिस में अगर 10 एम्प्लॉयज है तो पर एम्प्लॉय 50,000 का आप गिफ्ट दे सकते हो, पर एम्प्लॉय ऑफ कोर्स, पर एनम पर एम्प्लॉय 50,000। ठीक है मैम। अगर एक प्रिंसिपल ने एजेंट को और एजेंट ने प्रिंसिपल को गुड्स दे दिए हैं बिना कंसिडरेशन के, यहां पे सर्विस नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ गुड्स आएगा। अब मान लो कि मैंने सनीश को अपना एजेंट अपॉइंट कर लिया है
कि भाई मेरे सारे गुड्स सनिश के थ्रू बिक जाते हैं, मैं सनिश को भेज देती हूँ, ऐसे ही वो आगे बाद में कस्टमर ढूंढता है, अपने हिसाब से चीजों को बेच देता है, वो मेरा एजेंट है, मैं उसके प्रिंसिपल। तो भाई ऐसे केस में जब प्रिंसिपल एजेंट को फ्री में भी बिना कंसिडरेशन के भी अगर गुड्स भेज देता है, या मान लो मैंने परचेज एजेंट रख लिया, मुझे 1 लाख टन कुछ माल चाहिए था, अब मैंने क्या किया, मैंने जिया को हायर किया कि जिया जाओ मार्केट रिसर्च करो, ढूंढो कि कौन है जो मुझे सबसे सस्ता सबसे बेस्ट क्वालिटी का गुड्स दे सकता है। तो ऐसे केस में जिया मेरी परचेज एजेंट हो गई, जिया गई, उसने अपने हिसाब से माल वाल परचेज किया, फिर मुझे लाके दे दिया। तो ऐसे केस में प्रिंसिपल ने एजेंट को या एजेंट ने प्रिंसिपल को बिना कंसिडरेशन के फ्री में अगर गुड्स भेज दिए हैं, तो ये भी जीएसटी में क्या बन जाता है, सप्लाई बन जाता है। देखो सर्विस के लिए कंसिडरेशन लगेगा, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में अगर सर्विस हो रही है तो कंसिडरेशन लगेगा, लेकिन अगर गुड्स आ रहे हैं प्रिंसिपल से एजेंट या एजेंट से प्रिंसिपल को, तो ऐसे केस में बिना कंसिडरेशन के भी उसको सप्लाई माना जाता है। 2 लेक्चर रुक जाओ, उसके बाद में आप लोगों को एक क्लैरिफिकेशन पढ़ाऊंगी कि एग्जैक्टली डेफिनेशन के हिसाब से प्रिंसिपल कौन, एग्जैक्टली डेफिनेशन के हिसाब से एजेंट कौन, और कब एग्जैक्टली इसे डीम्ड सप्लाई माना जाता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी खाली इतना ध्यान में रखो कि प्रिंसिपल ने एजेंट को या एजेंट ने प्रिंसिपल को बिना कंसिडरेशन के गुड्स सप्लाई कर दिए जीएसटी में, तो भी वो डीम्ड सप्लाई बन जाता है। एंड उसके बाद 4th पॉइंट बोलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। मैम वापस से 7(1)(b) में तो था इंपोर्ट ऑफ सर्विस, वो विथ कंसिडरेशन था बच्चा, विथ कंसिडरेशन। नाउ वी आर आस्किंग कि विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल 1 पैरा 4 के अकॉर्डिंग अगर मैंने इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर लिया तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि वो या तो है अपने रिलेटेड पर्सन से या अपने खुद ही के ओन एस्टैब्लिशमेंट से। ओन एस्टैब्लिशमेंट बोले तो कि भाई मेरा खुद का ही, अब डिस्टिंक्ट पर्सन तो बोल नहीं सकते ना, क्योंकि इंडिया के बाहर वाली शॉप तो रजिस्टर्ड होगी नहीं, लेकिन क्या एस्टैब्लिशमेंट बोल सकते हैं। हाँ मैम, तो मान लो मेरी एक शॉप इंडिया में है और एक पाकिस्तान में है, मैंने पाकिस्तान वाली शॉप से इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर लिया है, तो या तो वो मेरा रिलेटेड पर्सन है इंडिया के बाहर, या वो मेरा ओन एस्टैब्लिशमेंट है जिससे मैंने फ्री में इंपोर्ट ऑफ सर्विस लिया है और प्लस इन रिलेशन टू बिजनेस लिया है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो इसको बिना कंसिडरेशन के अपन सप्लाई मानेंगे। वापस बताओ मैम, देखो इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस या तो हो सकती है कंसिडरेशन के साथ, तो आ जाएगी 7(1)(b) में। अगर कंसिडरेशन के साथ इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है तो पर्सनल पर्पस हो बिजनेस पर्पस हो, वो तो ऑलवेज क्या बन जाएगा, सप्लाई ही बन जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन मैम अगर हमने विदाउट कंसिडरेशन इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर लिया, तो फिर अकॉर्डिंग टू 7(1)(c) रीड विथ शेड्यूल 1 हम क्या पढ़ते हैं कि 2 कंडीशन चेक करने की, क्या ये रिलेटेड पर्सन से या ओन एस्टैब्लिशमेंट से है, और क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है। अगर हाँ तो इसको मानेंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विस सप्लाई अंडर जीएसटी। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो इसको अपन बोल देंगे कि ये जीएसटी में सप्लाई नहीं है। यहां पे अपना पूरा सेक्शन 7(1) कंप्लीट होता है। अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाली हूं, आपको मुझे बताना है सप्लाई है कि नहीं है। आई विल आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यू हैव टू टेल मी वेदर वो जीएसटी में सप्लाई है कि नहीं है। पहले एक बार क्या करोगे, पूरा का पूरा सेक्शन 7(1) मेरे साथ सब लोग रिवाइज करोगे। चलो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। स्क्रीन इज विजिबल? यस मैम। चलिए विथ मी एवरीवन। हाँ जी मैम। चलो मैम, सीजीएसटी एक्ट 2017 अपन पढ़ रहे हैं। एस से 7 एस से सप्लाई, एस से 7 एस से सप्लाई, सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई। 7(1) ने बोला सप्लाई इंक्लूड्स, 7(1) ने क्या बोला, सप्लाई इंक्लूड्स, जिसमें अपन अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको इफ फॉर कंसिडरेशन या विथ कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है मैम, अब फटाफट मेरे को कमेंट में आंसर देना। चलो मैम, अगर इफ कंसिडरेशन है तो सेक्शन 7(1)(a) सबसे पहले बोलता है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। बोलो सप्लाई किसका होना चाहिए,
जल्दी जल्दी से एक एक वर्ड में लिखते जाओ। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई किसका होगा मैम? सप्लाई होगा गुड्स सर्विसेज या बोथ का। इंक्लूडिंग क्या क्या हो सकता है मैम? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, कुछ भी हो सकता है। मेड और अग्रीड टू बी मेड बाय अ पर्सन इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसे सप्लाई माना जाता है। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज बोथ इंक्लूडिंग सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, सब कुछ। मेड, अग्रीड टू बी मेड बाय अ पर्सन इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है मैम। उसके बाद सेक्शन 7(1)(b) ने बोला इंपोर्ट ऑफ सर्विस। मैम गुड्स क्यों नहीं आया? क्योंकि कहीं पे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का जो भी प्रोविजंस होगा वो आपको कस्टम्स एक्ट में मिलेगा, जीएसटी में नहीं। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर पैसे के लिए करा है, फॉर कंसिडरेशन हुआ है, तो चाहे पर्सनल पर्पस हो चाहे बिजनेस पर्पस हो, ऑलवेज उसको अपन क्या मानेंगे? सप्लाई अंडर जीएसटी मान लेंगे। उसके बाद 7(1)(a) क्या बोला? कोई भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को छोड़ दो तो फिर कौन कौन बच जाते हैं मैम? एसोसिएशंस, क्लब्स, एओपीज, पार्टनरशिप फर्म्स, बीओआईज, ये सब बचे हुए हैं ना। तो इंडिविजुअल के अलावा कोई भी पर्सन जो अपने खुद के मेंबर या खुद के कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ट्रांजैक्शन कर लेता है कंसिडरेशन के लिए, तो वो भी जीएसटी में क्या बनता है? सप्लाई बनता है। क्यों मैम? क्योंकि ये पर्सन को अलग माना जाता है और इसके मेंबर को अलग माना जाता है। ठीक है मैम। उसके बाद सेक्शन 7(1)(c) बोलता है कि जो शेड्यूल 1 में लिखा है वो सब बिना कंसिडरेशन के सप्लाई है। शेड्यूल 1 में कितने पैरा है मैम? शेड्यूल 1 में 4 पैरा है। बोलो अब आप मुझे लिख के बताओ सबसे फर्स्ट क्या था मैम? सबसे फर्स्ट पॉइंट विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि जनरली गोल्डन रूल तो क्या बोलता है? नो कंसिडरेशन नो सप्लाई। तो विदाउट कंसिडरेशन 4 चीजें जो सप्लाई है उसमें सबसे पहला क्या है मैम? तो परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल बिजनेस असेट का, जिसके ऊपर आईटीसी लिया था। ऐसे ही याद रखने का, एग्जाम में सेंटेंस बन जाएगा, हाँ मैम, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। परफेक्ट मैम। चलिए सेकंड, हम बोलेंगे कि कोई रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन बिजनेस पर्पस से किसी अपने रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई कर दे, तो वो भी जीएसटी में बिना कंसिडरेशन के सप्लाई है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन अपन ने पढ़ा कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या देता है? गिफ्ट देता है, तो अप टू ₹50,000 पर एनम पर एम्प्लॉय गिफ्ट को सप्लाई नहीं मानेंगे, उससे ज्यादा पूरी की पूरी अमाउंट को क्या मान लेंगे? सप्लाई मान लेंगे। थर्ड बोलता है प्रिंसिपल ने एजेंट को या एजेंट ने प्रिंसिपल को गुड्स भेजे बिना कंसिडरेशन के, ओनली गुड्स। यहां पे सर्विस के लिए कंसिडरेशन लगेगा, सिर्फ बिना कंसिडरेशन के गुड्स को ही प्रिंसिपल एजेंट के बीच में डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। इसके ऊपर अपन और डिटेल पढ़ेंगे, कब? आफ्टर 2 लेक्चर्स। ठीक है मैम। और लास्ट पॉइंट क्या बोलता है? तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस। चलो आप लोग मुझे लिख के बताओ कि अगर बिना कंसिडरेशन के सर्विस इंपोर्ट किया है, अगर बिना कंसिडरेशन के सर्विस इंपोर्ट करा है, तो कौन सी 2 कंडीशन फुलफिल करने पे वो सप्लाई बन जाएगा? मैम रिलेटेड पर्सन या तो ओन एस्टैब्लिशमेंट से इंपोर्ट किया है और बिजनेस पर्पस से इंपोर्ट किया है, तो हम इसको बोलेंगे बिना कंसिडरेशन के सप्लाई। अदरवाइज नॉर्मल इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन क्या बन जाएगी? नॉट अ सप्लाई अंडर जीएसटी बन जाएगी। ये पूरा सेक्शन 7(1) along with subsection clauses and schedule numbers। बोलो absolutely clear everyone? धाड़ 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 क्वेश्चंस पूछो, क्या बताओ फटाफट से, चलो। बोलो ना, एब्सोल्युटली क्लियर हुआ क्या सबको? फटाक से आंसर चाहिए मेरे को, चलो। Just give me a second. अरे क्या चल रहा है? 1 मिनट। हाँ चलो ओके मैम। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछती हूँ, आपको मुझे फटाफट से आंसर देना है कि ये सप्लाई होगा कि नहीं होगा, है ना? चलो
ये आपको कुछ भी नोट डाउन मत करना, बुक में सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। अभी बुक खोलूंगी आपको आंसर्स दिख जाएंगे। आई वांट कि आप अपने आप से सोच के बताओ, इसीलिए आपको कुछ भी नोट डाउन मत करना। मैं जो भी क्वेश्चन पूछ रही हूँ सब अपनी कॉन्सेप्ट बुक में आपको लिख के मिलेंगे, आप बस मुझे आंसर देते जाओ। ठीक है मैम, चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। मान लो बाबू भैया ने क्या किया, अपने घर के लिए, रेसिडेंशियल घर के लिए इंटीरियर डेकोरेशन का सर्विस लिया। ठीक है, कहां से लिया मैम? मान लो यूएसए से लिया, $500 के लिए। बोलो सप्लाई होगा कि नहीं होगा? अब जल्दी जल्दी सब लोग मुझे आंसर देंगे। आपको क्या बताना है? आपको 2 चीज बतानी है, सप्लाई है कि नहीं। अगर नहीं है तो बात खत्म, छोड़ दो उसको। अगर सप्लाई है तो सेक्शन नंबर भी बताना कि कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग ये सप्लाई होगा। बाबू भैया ने इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस यूएसए से ले लिया है, इंपोर्ट कर लिया है $500 के लिए। बोलो सप्लाई है कि नहीं है? दूसरा अपन बोलेंगे बाबू कंपनी ने अपने ऑफिस के लिए, मान लो सेम इंटीरियर डेकोरेशन का सर्विस लिया फॉर $500, सेम टू सेम यूएसए से। बोलो सप्लाई है कि नहीं है? फटाफट 1 2 3 4 करके मेरे को आंसर देते जाना। क्वेश्चन नंबर 3, मान लो कृति ने अपने सन एज इन अपने बेटे से, जो बेटा जर्मनी में रहता है, उससे क्या किया, अपनी ऑफिस के लिए कोई तो कंसल्टेंसी ले लिया। कृति ने जर्मनी में अपने बेटे से ऑफिस के लिए कंसल्टेंसी सर्विस ले लिया। बोलो सप्लाई है कि नहीं है? चलिए मैम देखो, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, यूएसए से अपन ने इंटीरियर डेकोरेशन का सर्विस लिया है, यानी क्या हो गया वो मैम? वो हो गया इंपोर्ट ऑफ सर्विस। यूएसए से अपन ने क्या किया, बाबू भैया ने इंपोर्ट ऑफ सर्विस करा है फॉर कंसिडरेशन। तो मैम अकॉर्डिंग टू 7(1)(b, चाहे वो पर्सनल पर्पस है, घर के लिए है, चाहे वो बिजनेस पर्पस है, ऑफिस के लिए है, मैम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर लिया है, अगर हमने कंसिडरेशन के लिए, पैसे के लिए, कंसिडरेशन के लिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर लिया है इंडिया के बाहर से इंडिया में, तो अकॉर्डिंग टू 7(1)(b वो हमेशा सप्लाई होगा। तो घर तो मैंने यूं ही कंफ्यूज करने आपको बोल दिया था, क्योंकि चाहे पर्सनल पर्पस हो, चाहे बिजनेस पर्पस हो, अगर कंसिडरेशन के लिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ है तो बोलो क्या वो हमेशा सप्लाई बन जाएगा? यस मैम। क्वेश्चन 3 बोलता है कि फ्री में, अपने बेटे से फ्री में कंसल्टेशन का सर्विस ले लिया। अब फ्री में लिया है मतलब शेड्यूल 1 चेक करेंगे। अब शेड्यूल 1 अगर अपन चेक करेंगे तो मैम फिर से जर्मनी से सर्विस आया है, मतलब इंपोर्ट हो गया। तो मैम इंपोर्ट को लेके तो आता है शेड्यूल 1 का पैरा 4, सेक्शन 7(1)(c शेड्यूल 1 का पैरा 4 बोलता है कि अगर इंपोर्ट रिलेटेड पर्सन या ओन एस्टैब्लिशमेंट से है और बिजनेस पर्पस के लिए है तो उसको सप्लाई मानना। परफेक्ट मैम। देखो सन क्या हमारा रिलेटेड पर्सन होगा क्या? वो वहां इंडिपेंडेंटली कंसल्टेंसी सर्विस देता है मैम। स्पाउस और चिल्ड्रन अगर डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा वो लोग रिलेटेड पर्सन ही होते हैं। तो मेरा कृति का बेटा, चिल्ड्रन रिलेटेड पर्सन तो हो जाएगा। हाँ मैम। और ऑफिस के लिए कंसल्टेंसी लिया है मतलब बिजनेस पर्पस भी हो गया। तो बिना कंसिडरेशन के इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अपन बोलेंगे कि यस अकॉर्डिंग टू 7(1)(c शेड्यूल 1 रीड विद पैरा 4। पॉइंट 4 नहीं बोलने का, पैरा 4 बोलने का, जीएसटी की लैंग्वेज बोलने की। क्या बन जाएगा? सप्लाई बन जाएगा। ठीक है मैम। उसके बाद मान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक स्टूडियो है, मान लो कैप्चर डिजिटल स्टूडियो। उन्होंने क्या किया, अपना उनका जो ओल्ड कैमरा था, जब परचेस किया था तब उस पे आईटीसी भी लिया था, बिजनेस असेट थी, उनका ओल्ड कैमरा था, वो उन्होंने क्या करा, डोनेट कर दिया किसी को। बोलो एक चैरिटी इवेंट में क्या किया? एक चैरिटी इवेंट में एक स्टूडियो ने अपने पुराना कैमरा को डोनेट कर दिया। अब कैमरा तो स्टूडियो के लिए तो बिजनेस असेट ही है, तो परचेस किया था तब आईटीसी भी लिया था। तो बोलो सप्लाई होगा कि नहीं होगा? टेल मी ये सप्लाई होगा कि नहीं होगा? मैम देखो अगर बिना कंसिडरेशन के है तो शेड्यूल 1 चेक करने का, शेड्यूल 1 में गिरा तो सप्लाई, नहीं गिरा तो नॉट सप्लाई। तो मैम देखो शेड्यूल 1 का पैरा 1 क्या बोलता है, सेक्शन 7(1)(c रीड विद शेड्यूल 1 का पैरा 1 बोलता है क्या परमानेंट ट्रांसफर है, बिजनेस असेट है जिसपे आईटीसी लिया था। मैम डोनेशन दे दिया तो वापस तो भीख मांगने जाएंगे नहीं उनसे, मतलब हाँ परमानेंट ट्रांसफर तो हो गया मैम।
ओल्ड कैमरा अपना बिजनेस एसेट भी था और परचेस करते टाइम आईटीसी भी लिया था, तो आज ऐसे ही किसी को परमानेंटली दान दे देने पे क्या ये जीएसटी का डीम्ड सप्लाई बन जाएगा? हाँ मैम, एज पर सेक्शन 7(1)(c) पैरा नंबर 1 शेड्यूल 1 अपन क्या बोलेंगे, ये एक डीम्ड सप्लाई बन जाएगा। परफेक्ट। मानो क्वेश्चन नंबर 5, मेरी एक कार थी, बिजनेस पर्पसेस के लिए ये कार को अपन यूज करते थे, ये कार से बिजनेस टूर्स वगैरह होते थे, बिजनेस पर्पस के लिए ये कार अपन यूज करते थे। जो अपन ने क्या करा, फ्रेंड को, अरे फ्रेंड का स्पेलिंग ही भूल गई मैं तो, चलो ठीक है, फ्रेंड ने मांगी गाड़ी, अपन ने फ्री में फ्रेंड को क्या करी, गाड़ी गिफ्ट कर दी। अब आप लोगों को अभी नहीं पता होगा, पर जब अपन आईटीसी चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को एक चीज समझाऊंगी कि कार का आईटीसी ना जीएसटी में ब्लॉक होता है। मतलब अगर कोई आज कार परचेस करता है, चाहे बिजनेस पर्पस के लिए करे ना, फिर भी वो उसका आईटीसी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सिंपली बोलती है कि यार ये कार के एंड यूजर तो तुम ही हो, कार को घिसने वाले तुम हो, इसको पूरे मजे लेने वाले तुम हो, तुमको आईटीसी देके क्या करेंगे। तो इसीलिए जैसे कार हो गया, फूड हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब फूड भी अपन ही खा के खत्म कर लेते, तो फिर उसका आईटीसी भी अपन कैसे लेंगे? तो ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं जिनका आईटीसी गवर्नमेंट ब्लॉक करवा देती है। तो यहाँ पे जब मैंने कार परचेस करी थी मेरे बिजनेस पर्पस के लिए, तब अकॉर्डिंग टू जीएसटी इसका आईटीसी ब्लॉक था, तो मैं नहीं ले पाई। अब ये गाड़ी मैंने मान लो फ्रेंड को फ्री में गिफ्ट दे दी है, बोलो सप्लाई होगा कि नहीं होगा? या मान लो ये जो सेम कार है ऊपर वाली, सेम जो परचेस करते टाइम आईटीसी वगैरह मैंने नहीं लिया था, वो मैंने फ्रेंड को बोला अरे क्या तू क्या शादी में आया क्या, फ्री में लेगा? तो मैंने क्या किया, 5 लाख में वो गाड़ी उसको बेच दी। तो आप मुझे क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 दोनों का आंसर बताओ, सप्लाई होगा कि नहीं होगा? चिरायु, वाई yes फॉर पॉइंट नंबर 5, टेल मी। जो पॉइंट नंबर 5 में एक ही बच्चे ने हाँ बोला है, बाकी सबने ना बोला है, तो हाँ बोलने वाला मुझे बताए क्यों हाँ। देखो मैम, सबसे पहले तो फ्री में गिफ्ट दिया है, गोल्डन रूल, नो कंसिडरेशन नो सप्लाई, खाली शेड्यूल 1 चेक करो। तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 1 पैरा 1, परमानेंट ट्रांसफर बिजनेस एसेट जिसपे आईटीसी लिया हो। अब कार का आईटीसी ब्लॉक था, आईटीसी तो अपन ने लिया ही नहीं था, तो मतलब पैरा 1 से अपन बाहर निकल गए। फ्रेंड रिलेटेड पर्सन है क्या? नहीं मैम, पैरा 2 से बाहर निकल गए। फ्रेंड अपना एजेंट है क्या? नहीं मैम, पैरा 3 से बाहर निकल गए। इंपुट तो कुछ हुआ ही नहीं है, दोनों ही पैरा से ब्लॉक हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है मैम, आईटीसी ब्लॉक था, हमको लेने देते तो हम तो ले लेते आईटीसी, हमको यहाँ पे सप्लाई मानो, ऐसा नहीं है। आपने आईटीसी नहीं लिया था ना, फॉर वट एवर रीजन नहीं लिया हो, भले ही वो ब्लॉक था, आपने अपनी इच्छा से नहीं लिया या किसी भी कारण से आप आईटीसी नहीं ले पाए ना, बस तो फिर आगे डीम्ड सप्लाई नहीं मानने का। आपको लॉजिक मैंने क्यों समझाया था, देखो गवर्नमेंट को ये डीम्ड सप्लाई क्यों मानना था, क्योंकि आप इसका आईटीसी लेके बैठे थे, तो गवर्नमेंट को वो पैसा वापस चाहिए था कि भाई हमने तुमको आईटीसी दिया, तुमने कैसे इसको परमानेंटली फ्री में ट्रांसफर कर दिया, कलेक्ट करके जीएसटी भरना था ना। अब यहाँ पे जब कार का आईटीसी ब्लॉक है, तो गवर्नमेंट को तो उस गाड़ी पे पैसा मिल चुका है, तो फिर आप दो ना किसी को फ्री में, गवर्नमेंट आपको क्यों ही रोकेगी। चिरायु बोलो, आया समझ में? अपन बोल रहे हैं कि भाई कार का पैसा तो गवर्नमेंट को मिल चुका है, मुझे क्रेडिट नहीं मिला, मतलब मैंने जो पैसा जीएसटी का भरा था गाड़ी पे वो गवर्नमेंट को मिल चुका है, तो अब मैं अगर उसको किसी को फ्री में दे भी दूं तो गवर्नमेंट मुझे क्यों ही रोकेगी, गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम होगी। समझ गए? और यही सेम गाड़ी जिसको परचेस करते टाइम मैंने आईटीसी नहीं लिया था, अब मैं बेच रही हूं। अब देखो यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां पे देखो आईटीसी लिया हो ना लिया हो, ये तो फॉर कंसिडरेशन है, तो फॉर कंसिडरेशन में तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7(1)(a) अपन क्या बोलेंगे, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। क्या कार एक गुड्स है? हाँ मैम, 5 लाख क्या हो गया कंसिडरेशन। एक पर्सन ने क्या करा है, बिजनेस पर्पस से यही बिजनेस वाली गाड़ी बेच दी, यही बिजनेस वाली, पर्सनल नहीं है, यही बिजनेस वाली सेम गाड़ी की अपन बात कर रहे थे, तो वही बिजनेस वाली गाड़ी 5 लाख में एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को सेल कर दी, सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लाइसेंस में से कुछ भी हो गया, तो ये तो नॉर्मल 7(1)(a) के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, सप्लाई बन जाएगा। तो इसमें तो आईटीसी लिया हो नहीं लिया हो का दिमाग लगा के कंफ्यूज होने का ही नहीं, कंसिडरेशन के लिए नॉर्मल सप्लाई हुआ है 5 लाख पे, तो उस पे तो जीएसटी लगने ही वाला है। तो ये तो सबसे सिंपल था कि 7(1)(a) के अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा, सप्लाई बनेगा। ठीक है मैम। उसके बाद मानो चलो क्वेश्चन नंबर 7, लेट्स से प्रियंका चोपड़ा ने क्या करा, प्रियंका चोपड़ा ने
निक को इंडिया में लाना था। मान लो अंबानी की शादी में प्रियंका निक को लेके आई थी इंडिया। अब उसने बोला भाई उधर अंबानी शादी में ऐसा इज्जत खराब हो जाएगी, तेरे पास तो ऐसा कपड़े नहीं है। तो प्रियंका ने क्या किया, एक ऐसा बढ़िया कुर्ता पजामा वगैरह बनवा के और निक को गिफ्ट कर दिया। मस्त ऐसा एक मनीष मल्होत्रा से, सब्यसाची से ऐसा कुर्ता पजामा, ऐसा ट्रेडिशनल कपड़े बनवाए और वो कपड़े क्या करे, निक को गिफ्ट दे दिए कि भाई पहन लेना अंबानी की शादी में। बोलो सप्लाई होगा कि नहीं होगा? मैम प्रियंका और निक कौन है? हस्बैंड वाइफ है, यानी कि स्पाउस है। स्पाउस तो जीएसटी में क्या होते हैं? स्पाउस तो जीएसटी में ऑलवेज रिलेटेड होते हैं। स्पाउस तो जीएसटी में ऑलवेज रिलेटेड होते हैं। तो ये बात तो बराबर है मैम। अब फ्री में दिया है मतलब क्या होगा? शेड्यूल 1 चेक करो। तो फिर शेड्यूल 1 का पैरा 2 क्या बोलता है? रिलेटेड पर्सन ने दूसरे रिलेटेड पर्सन को सप्लाई कर दिया तो वो सप्लाई बनता है डीम्ड सप्लाई, लेकिन बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ तो प्रियंका ने पर्सनली आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अपनी इज्जत बचाने के लिए इन अंबानी फैमिली उसको गिफ्ट दे दिया, तो ये बिजनेस रिलेटेड तो हुआ नहीं। भले ही रिलेटेड पर्सन यस है पर बिजनेस पर्पस नो है, तो इट इज नॉट फॉलोइंग इन शेड्यूल 1 एंड देयरफॉर ये जीएसटी में क्या नहीं बनेगा? सप्लाई नहीं बनेगा। बोलो आ गया सबको समझ में? किसके 7 आउट ऑफ 7 राइट हुए फटाफट से मेरे को बताओ। चलो आपका स्कोर क्या रहा? टेल मी योर स्कोर। 5 on 7, 4 on 7, 7 on 7, जो भी आपका स्कोर था फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मेरे को। मोस्टली शायद एक दो कुछ कुछ के गलत हुए थे, बाकी तो आप लोगों ने सही ही सारे जवाब दिए थे। जल्दी से मुझे अपना अपना स्कोर बताएंगे आउट ऑफ 7। चलो वेरी गुड युक्ति 7 on 7, चिरायु 6 on 7। चिरायु का एक आईटीसी वाला गलत हो गया था, कार वाला। जी हाँ वेरी गुड 7 on 7। यशपाल क्या हुआ, काहे इतना गलत गलत हो गया? आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू। चलो जिनके भी 2-3 पॉइंट्स गलत हुए थे अब एकदम समझ में आ गया, जल्दी से मेरे को बता दो। हाँ मैम। तो अब ये अपनी नोट्स, अब नोट्स में से कुछ बचा नहीं है, अपन सब पढ़ चुके हैं। ये जो सारे एग्जाम्पल्स अभी मैंने लिए थे ना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपकी नोट्स में है। ये बाबू भैया, प्रियंका चोपड़ा, फिर ये डिजिटल स्टूडियो वाला, कार वाला, सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में है। आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कभी भी रिवाइज करना हो आप बुक से पढ़ पाओगे। ठीक है मैम। ये जो सप्लाई इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला चार्ट था ये भी अपन ने बुक में अपन कर चुके हैं कि कंसिडरेशन के लिए है, तो चाहे बिजनेस हो चाहे नॉट इन बिजनेस हो हमेशा सप्लाई होगा, लेकिन विदाउट कंसिडरेशन है तो रिलेटेड पर्सन ओन एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए और बिजनेस पर्पज से होना चाहिए तो सप्लाई होगा, वरना सप्लाई नहीं होगा। ये भी अपन ने देख लिया। चलो उसके बाद टेबल क्या बोलता है? अगर कंसिडरेशन के लिए है तो ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई किसका? गुड्स सर्विसेज या बोथ का, सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, सब कुछ मेड अग्रीड टू बी मेड बाय अ पर्सन इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्या एज इट इज अपन ने पढ़ा है? हाँ मैम। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, बिजनेस पर्पस, पर्सनल पर्पस, ऑलवेज सप्लाई। कोई भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल अपने ही मेंबर या कॉन्स्टिट्यूएंट को कोई एक्टिविटी, कोई ट्रांजैक्शन कर देता है, कैश, डेफर्ड पेमेंट, कंसिडरेशन किसी के लिए भी, वो भी सप्लाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि पर्सन और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट दो अलग अलग पर्सन जीएसटी में माने जाते हैं। फिर 7(1)(c) बोलता है कि शेड्यूल 1 के हिसाब से देखना, परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल बिजनेस असेट का जिसके ऊपर आईटीसी लिया होना चाहिए, एग्जांपल होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी। फिर रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन ने बिजनेस पर्पस से सप्लाई किया होना चाहिए, एग्जांपल स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन 2 ब्रांचेस जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का 50,000 तक का गिफ्ट चल जाता है। फिर एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में गुड्स ट्रांसफर होना, ओनली गुड्स नॉट सर्विसेज, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस होना रिलेटेड पर्सन ओन एस्टैब्लिशमेंट से इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बोलो नोट्स में आपको मस्त अच्छी सी लैंग्वेज में फुल फॉर्म के साथ सबको सब कुछ लिख के दे रखा है, पर क्या हमको जरूरत थी ये पढ़ने की? क्या अब हमको सेक्शन 7(1) याद हो गया है एब्सोल्युटली क्लियरली? हाँ मैम। तो 5 मिनट और मैं आपको बताऊंगी सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस के मीनिंग्स। ठीक है, बाकी तो हर वर्ड का मीनिंग अपने को आता ही है। मैम सप्लाई क्या होता है पता है, कंसिडरेशन पता है, गुड्स, सर्विस, पर्सन, बिजनेस, हर एक वर्ड का मीनिंग मैंने आपको डेफिनेशन के साथ बताया है। तो अब सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल के भी अपन क्या पढ़ेंगे? मीनिंग्स पढ़ेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने रेलेवेंट नहीं है। आपके मॉड्यूल में दिए हैं तो मैंने यहाँ पे दे रखा है, पर आईसीआई इतनी वेली है क्या कि आपको एग्जाम में पूछेगी कि चलो चलो सेल की डेफिनेशन बताओ? नहीं, लेकिन हमको पता होनी चाहिए क्या? हाँ।
देखो सेल का मतलब क्या, सीधा ओनरशिप ट्रांसफर कर देना, टाइटल ट्रांसफर कर देना, उसको सेल कहते हैं। आज ये पेन मेरा था, मानो आपने 5000 में मुझसे परचेस कर लिया, ये आपका हो गया, मैंने सेल कर दिया। मतलब एक शॉपकीपर ने मानो 20 रुपए में पेन को बेच दिया बायर को, तो अब बायर का हो गया है ये पेन। अब सेलर की इस पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। बायर चाहे खरीदने के बाद इस पेन को जेब में रखे, किसी को गिफ्ट दे, पेन फाइट खेले, लिखे, फेंके, जो करना है करे, सेलर अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने तो पेन को बेच दिया, सेल कर दिया, पूरा ओनरशिप, पूरा टाइटल ही बायर को दे दिया है। लेकिन ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर बोलता है कि पूरा ओनरशिप या टाइटल नहीं दिया है, सिर्फ पोजेशन दिया है, कंट्रोल दिया है। जैसे कि अपन ने एग्जांपल लिया था, 10 दिन के लिए एक काम करो, कैलकुलेटर ले जाओ, 10 दिन के लिए यूज करने का रोज का 100 रुपया लूंगी, 1000 रुपए देना मेरे को, 10 दिन के लिए कैलकुलेटर यूज करो और मुझे वापस दे देना। ये क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ, जहां अपन ने सिर्फ पोजेशन दिया, कंट्रोल दिया। मानो एक कंपनी ने क्या करा, अपनी ही खुद की फैक्ट्री से डिपो पे गुड्स को ट्रांसफर किया है कि भाई डिपो से आगे कस्टमर को बिकेंगे, तो ये भी क्या बन जाता है? सप्लाई बन जाता है। अब बार्टर और एक्सचेंज में क्या फर्क है? बार्टर में कहीं भी मनी इन्वॉल्व ही नहीं होता। मान लो व्हीट फॉर राइस, या मान लो एक डॉक्टर है जो बाल कटवाने गया बार्बर के पास, और बदले में बार्बर को चेक करके उसका प्रिस्क्रिप्शन वगैरह, वो बीमार था, जो भी था, तो उसको करके दे दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ? डॉक्टर ने मेडिकल कंसल्टेंसी दिया और सामने बार्बर का हेयर कट का सर्विस ले लिया। तो मान लो कोई भी गुड्स या सर्विस के बदले कोई भी गुड्स या सर्विस आप दे देते हो, मनी 1 रुपए का भी इन्वॉल्व नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? बार्टर। लेकिन एक्सचेंज में क्या होता है? एक गुड्स या सर्विस महंगा है, दूसरा गुड्स या सर्विस सस्ता है, इसलिए थोड़ा सा मनी इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे कि मान लो नई गाड़ी 10 लाख की ली, सामने पुरानी गाड़ी भी दी और 7 लाख रुपीस भी पे करे। बार्टर में मनी होता ही नहीं है, दोनों चीजें आमने सामने बस एक्सचेंज होती है, गुड्स या सर्विस कुछ भी। लेकिन एक्सचेंज में क्या होगा? गुड्स या सर्विस के साथ थोड़ा सा मनी भी कहीं ना कहीं आ जाता है, उसे एक्सचेंज कहा जाता है। बस यही डिफरेंस है बार्टर और एक्सचेंज के बीच में। और लाइसेंस क्या बोलता है? अपने से ऊपर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाने का और कोई बिजनेस, ऑक्यूपेशन, एक्टिविटी कुछ भी करने का, अगर अपन उससे परमिशन लेते हैं और वो परमिशन के लिए वो अपने से कोई पैसा चार्ज कर ले, मान लो आज कोई नया मार्केट है, वहां पे ऐसे ही कोई भी जाके अपना बिजनेस चालू नहीं कर सकता, उनकी यूनियन होती है, उनका एसोसिएशन होता है, उससे आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो वहां जाके आप कोई भी लाइसेंसेस ले रहे हो, कोई भी उनको पैसा दे रहे हो बस परमिशन लेने के लिए, तो वो भी जीएसटी में क्या बन जाता है? सप्लाई बन जाता है। और यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स, चार्ट्स और क्लैरिफिकेशंस के साथ अपना पूरा सेक्शन 7(1) सप्लाई इंक्लूड्स खत्म हो जाता है। और 7(3) भी मैंने आपको करवा दिया है। 7(3) क्या बोलता है? कुछ नहीं, बस गवर्नमेंट काउंसिल के रिकमेंडेशन पे नोटिफाई कर सकती है कुछ ट्रांजैक्शन को, जिनको आप सप्लाई ऑफ गुड्स मानना, सर्विस मत मानना, या सप्लाई ऑफ सर्विस मानना, गुड्स मत मानना। तो 2 सेक्शन अपने खत्म हो गए, सेक्शन 7(1) सप्लाई इंक्लूड्स और सेक्शन 7(3) गवर्नमेंट का पावर। 2 बचे हैं जो अपन कल कर लेंगे, सेक्शन 7(2) और सेक्शन 7(1)(a). तो अभी तक जितना भी पढ़ाया, बोलो सब कुछ एकदम क्लियर है क्या सबको? आज कोई होमवर्क है क्या? नहीं मैम, जो पढ़ाया है बस वो रिवाइज करना है, यही होमवर्क है और कोई भी होमवर्क नहीं है। एंड मेरे हिसाब से तो आपको क्लास में ही लर्न हो गया होगा सब कुछ। तो कोशिश कर लेना कि पूरा 7(1) बिना देखे एक बार रफ में स्क्रिबल कर लोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, 5 मिनट में होमवर्क हो जाएगा और बात खत्म। चलिए, मजा आ रहा है सबको क्लास में? आज अपना 7th क्लास है, यानी 1 वीक से आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हो। ऑलमोस्ट अपना रोज 1 to 1 hour 15 मिनट्स का सेशन होता है, तो मतलब अपन 10 घंटे की पढ़ाई एक साथ कर चुके हैं ऑलमोस्ट। तो टेल मी, ये 10 आवर्स आप लोगों को मेरे साथ मजा आ रहा है, आप एंजॉय कर रहे हो, आपको कोई फीडबैक है तो मुझे बताओ, क्योंकि अब अपन ने कोर सेक्शन चालू किया है। आज पहली बार ही मैंने आप लोगों को कोर सेक्शन पढ़ाया है। अभी तक तो अपन यही बताते कि भाई ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है। सेक्शन नंबर, सब सेक्शन नंबर, क्लॉजेस, उनका इंटरप्रिटेशन, वर्ड्स के मीनिंग्स और एग्जाम्पल्स, ये सब अपन ने आज पहली बार ही पढ़ा है। तो आर यू ओके विथ माई पेस, विथ माई स्पीड, विथ माई वे ऑफ एक्सप्लेनेशन? टेल मी। आई हैव बीन टेकिंग लेक्चर्स एट CA फाइनल लेवल ओनली। इंटर से मैं सिर्फ 2 या 3 4 बैच से पढ़ा रही हूँ। हाँ, मतलब इंटर में मैं फाइनल से 1-2 बैच कम पढ़ाया है मैंने। तो आप लोगों को मेरा पेस है सही है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि नहीं मैम आप फाइनल के बच्चे समझ के हमको थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। कंसिडर मी एज योर फ्रेंड। आपका कोई भी फीडबैक है जस्ट लेट मी नो। चलिए,
मैम एकदम बराबर बढ़िया जा रहा है सब, ऑल परफेक्ट एंड वी आर एंजॉइंग। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब समझ भी आ रहा है, लेकिन कभी ऐसा लगे ना कि मैम बोर हो रहा है क्लास में, समझ तो आ रहा है तो भी बोलने का। अपने को चिल मारना है, मस्ती करना है और आराम से पढ़ना है, कंसेप्चुअली पढ़ना है। चलिए ठीक है, बाकी आपका कुछ भी फीडबैक रहे, कोई भी प्रॉब्लम हो, नंबर मेरा आपके साथ शेयर्ड है 9714111666, उस पर आप मेरे को कभी भी मैसेज कर सकते हो। कल मिलते हैं अपन सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।